सुनना जी, क्या बता रहे हैं? सीरियस हो के सुनना तो कुछ बहुत अच्छी बातें तुम्हारी समझ में आएंगी, जो तुम रेडियो पे या कहीं स्पीच वगैरह में किसी बड़े नेताओं की सुनते हो, वही सब बातें बताएंगे अंदर जाकर। आगे से बनाओ भाई, जनाब आगे चले जाइए। वाइस प्रिंसिपल साहब और तमाम शिक्षकगण और प्यारे बच्चों और बच्चियां, जैसा कि आजकल समाचार पत्रों में लगातार खबरें आ रही हैं कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो रसिया और यूक्रेन के बीच ये विवाद है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग आगे कुछ चर्चाएं करेंगे। इसके इतिहास जानने से पहले हमें पिछले 100 साल के बारे में जानकारी थोड़ी हासिल करनी पड़ेगी कि क्या वजह रखती है। जो रसिया है ये पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यानी इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में हुई। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा यूरोप में समाजवाद और दूसरी क्रांति। तो ये जो समाजवाद एक नई विचारधारा आई थी, जो पूंजीवाद के खिलाफ आई थी, ये नई समाजवाद विचारधारा में जो बातें थी, सबके लिए आर्थिक समानता की बातें कही गई थी, और इसी बात को लेकर के रसियन क्रांति हुई और 1917 ईस्वी में जार की जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी उसका अंत किया गया, और अंत करने के बाद वहां पर कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, जिसका नेता व्लादिमीर लेनिन था। लेनिन ने पूरी जो भी वहां की संपत्ति थी जो सामंतवादियों के पास थी, उसको छीना गया और किसान और मजदूरों में बांटा गया। यहाँ से एक कम्युनिस्ट विचारधारा की उदय होती है यूरोप में, और जितने भी कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग थे, जैसे ईस्ट यूरोप में, ये सब साथ में मिल करके 1922 ईस्वी में यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की। लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन रूस का चांसलर बना, और वह तानाशाह था। कम्युनिस्ट की आड़ में उसने जनता के सारे अधिकारों का हनन किया, और तभी से जो साथ में जितने रिपब्लिक मिले हुए थे उनके संबंध जो है रसिया से खराब होते चले गए, यानी पूरी तरह से जो केंद्रीकरण की भावना थी वो लागू कर दी गई स्टालिन के जमाने में। तभी उसी के जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ 1939 से 1945 के बीच में, और इस समय रसिया जो है मित्र राष्ट्रों के साथ इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था। और आपको जानकारी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक हमला किया, तो अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी कि विश्व में एटम बम भी है। यहाँ तक कि जो अमेरिका के साथ लड़ रहे थे उनको भी ये जानकारी नहीं थी। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इस समय बहुत सारे लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग मारे गए थे, अरबों लोग, बहुत सारे संपत्तियों की बर्बादी भी हुई थी। तो इसमें रसिया को एक झटका लगा था। वो झटका था कि जब हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं और हमें भी जानकारी नहीं है कि अमेरिका के पास एटॉमिक पावर है, और वर्ल्ड वॉर के बाद जो है विश्व का समुदाय जो है दो भागों में बंटने लगा, और ये जो विवाद था ये विचारधारा पर आधारित था। जो एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा था, और दूसरी कम्युनिस्ट जो साम्यवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा था। कैपिटलिस्ट का नेता यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका था, और कम्युनिस्ट का नेता यूएसएसआर सोवियत संघ रसिया था। पूरी विश्व की समुदाय जो है दो गुटों में बंट गई थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरे विश्व का शक्तिशाली लीडर कौन है, इस वर्चस्व की लड़ाई में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। वर्ल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध था जहां पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अमेरिका और रूस आपस में एक दूसरे को नीचा गिराने की
और एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने की लड़ाई थी। और इसी सिलसिले में रसिया ने पहली बार दुनिया में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। अमेरिका भी पीछे हटने वाला नहीं था। अब ये जो लड़ाई है कोल्ड वार की, ये अंतरिक्ष की लड़ाई होने लगी, यानी अंतरिक्ष में अपना दबदबा कौन बनाएगा। तो अंतरिक्ष में रसिया ने पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। उसके बाद अमेरिका भी हारने वाला नहीं था। अमेरिका ने चंद्रमा पर भी अपने लोग उतारे, जैसा आप जानते भी हैं, नील आर्मस्ट्रांग। अब अंतरिक्ष और परमाणु शक्ति संपन्न देशों की ये लड़ाई जो है एक दूसरे को नीचे दिखाने की जारी है। और दुनिया में इतने परमाणु बम के परीक्षण किए गए कि आज जो है सैकड़ों बार दुनिया को बर्बाद किया गया। इस कोल्ड वार में कई बार ऐसा लगा कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कई बार परिस्थितियां बनी तृतीय विश्व युद्ध के लिए, हालांकि ऐसा नहीं हुआ और पूरी विश्व जो है दो युद्धों में बढ़ चुकी थी। अब भारत के पास भी एक बड़ा मुद्दा था। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गुट में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 200 साल की गुलामी के बाद फिर हम अपनी संप्रभुता को, अपनी पावर को दूसरे के हाथों में सौंप दें। इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति ने भी इनका साथ दिया। यानी इसका मतलब था कि हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते। हमारी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं। जब हमारी जरूरत अमेरिका के साथ होगी तो उसके साथ भी रहेंगे, और जब रसिया के साथ होगी तो वहां भी खड़े रहेंगे। और इस दिशा में भारत ने किसी का जो है समर्थन नहीं किया। कोल्ड वार चल रहा था अंतरिक्ष में और परमाणु बम की होड़ जो है मची हुई थी पूरे विश्व समुदाय में। और जब इन लोगों को महसूस हुआ कि अब परमाणु बम इतने परीक्षण हो चुके हैं जो मानव जात के लिए खतरा है, तब इन्होंने महसूस करने के बाद आपस में कुछ समझौते किए। जैसे एक समझौता था 1968 में आया था, एनपीटी एक समझौता था कि जिसमें परमाणु हथियारों जो बन चुके हैं उनको नष्ट किया जाए। फिर उसके बाद एक समझौता आया 1994 में सीटीबीटी करके। सीटीबीटी एक ऐसा समझौता था कि अब नए परीक्षण नहीं होंगे, और इस नए परीक्षण को रोकने के लिए यह जो संधि लाई गई। और सीटीबीटी में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इसका पूरा नाम है। भारत भी इसका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब जेनेवा में भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा पहुंचे तो वहां पर पता चला कि जो अभी एटॉमिक पावर नहीं है वो लैब नहीं बनाए, लेकिन जो पहले से एटॉमिक पावर है उनके पास लैब अभी भी रहेगा। 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा ने अपनी जो सिग्नेचर करने का जो संधि पर मौका था वहां छोड़ दिया और देश चले आए। पाकिस्तान को भी बहाना मिला और पाकिस्तान ने ये कहकर संधि पर सिग्नेचर नहीं किया कि जब तक भारत नहीं करेगा तब तक हम भी नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए कुछ संधियां भी चलाई गई। लेकिन यहाँ जो मुद्दा है रसिया और यूक्रेन का है। अब हम आपको बता दें कि स्टालिन के बाद कई चांसलर आए, निकिता क्रुश्चेव इसका नाम है। उन्होंने भी स्टालिन की नीतियों को जारी रखा, लेकिन अंततः जो है मिखाइल गोर्बाचेव रसिया के सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुए, तो वो जो है तानाशाही प्रवृत्ति को खत्म करना चाहते थे और जनतांत्रिक भावना को लागू करना चाहते थे। यानी सोवियत संघ में फिर से एक नई डेमोक्रेसी को शुरू करना चाहते थे ताकि लोगों को अधिकार मिले। और इसी का फायदा जो है जो अन्य रिपब्लिक थे, अन्य गणराज्य थे, उनको मिला और उन्होंने अपनी स्वतंत्रताएं घोषित करने लगे। अब जो सोवियत संघ था इतना बड़ा इलाका था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। 15 देश अलग हुए, 15 देश जो है फिर से बट गए। इसमें
जातीय विभिन्नताएं थी, क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। जैसे एक स्लेव थी, रशियन स्लेव जातियां थी, जिसमें रसिया था, यूक्रेन था और बेलारूस था, जबकि इन्हीं तीनों की आबादी भी ज्यादा थी। फिर इसके अलावा मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो देश हैं वहां मौजूद थे। कुछ काकेशस जातियों की देश थी, जैसे अजरबैजान था, जॉर्जिया था, और कुछ जो है बाल्टिक सागर के देश थे, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। तो सबसे पहले लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, इन्होंने साम्यवादी विचारधारा को खत्म करने के बाद जो है अपनी स्वतंत्रताएं घोषित कर दी थी। 1991 ईस्वी में पूरी तरह से अलग अलग राज्य बन गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब इस विघटन के बाद गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और गोर्बाचेव जो था वो एल्त्सिन नामक प्रधानमंत्री वहां पर बना। 1991 के बाद फिर व्लादिमीर पुतिन बने, फिर दिमित्री मेदवेदेव बने, फिर अभी भी पुतिन। अब इन दिनों जो है 2014 से जो है ये विवाद का मामला खड़ा हुआ है। 2014 ईस्वी में जो यूक्रेन देश है वो जो है खनिज तेल के मामले में बड़ा धनी देश है। उसका एक क्षेत्र है क्रीमिया, जो आइलैंड है जो काला सागर में स्थित है। तो क्रीमिया पर जो है कब्जा जमाने के लिए रसिया ने जंग संग्रह कराया और क्रीमिया को अपने में मिला लिया। और यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है वो है डोनेट्स्क और लुहांस्क, जिसे डोनबास क्षेत्र कहते हैं। और यह डोनबास जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस है। डोनबास क्षेत्र में विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार है और पेट्रोलियम के मामले में दूसरा नंबर है। और रसिया जो है पेट्रोलियम निर्यातक देश में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। और ये सारी लड़ाई क्या है? पेट्रोलियम की है। और पेट्रोलियम पर कब्जा जमाने के लिए, तो इसलिए जो है रसिया ने डोनबास क्षेत्र को कब्जा करने के लिए, क्योंकि डोनबास जो इलाका था वहां पर रसियन जाति के लोग रहते थे जो यूक्रेन में थे, लेकिन वो अलगाववादी थे। अलगाववादी का मतलब कि वो रसियन सपोर्टर थे, वो रसिया में अपने आप को मिलाना चाहते थे। और इसी बात का फायदा उठा करके 2014 में रसिया ने डोनबास क्षेत्र को, डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी थी। यूक्रेन इस बात से लेकर के खफा हो गया और यूक्रेन ने नाटो में जाने का फैसला किया। उसी समय जब ये मान्यता दी गई तो G7 एक सम्मेलन था। G7 एक संगठन होता था जो विकसित देशों का था, और रसिया जब मिल गया था उसमें तो G8 हो गया था। और जब 2014 ईस्वी में रसिया ने डोनबास पर कब्जा किया, तब रसिया को G8 गुट से बाहर निकाल कर दिया गया। और तब से जो नाटो देश है, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, उनसे इनका संबंध बिगड़ता चला गया। अब क्या हुआ कि जो रसिया है जब कब्जा जमा लिया तो यूक्रेन ने अपनी नजदीकियां जो है वह नाटो देशों से बढ़ाने लगी। और इस बात से जो यूक्रेन जो देश है, जो उसकी भौगोलिक जो क्षेत्र है, वो एक सुरक्षा कवच के रूप में रसिया का काम करता है। क्योंकि जो रूस की राजधानी मॉस्को है वह यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगभग 1600 किलोमीटर है। और नाटो को मॉस्को तक पहुंचने के लिए, या जो भी अगर वहां पर अपने हथियार दागने के लिए जो दूरियां हैं वो 1600 किलोमीटर तय करना पड़ता है। लेकिन जब यूक्रेन अपना संबंध बना लेगा नाटो से तो ये दूरी मात्र 600 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। और ऐसे में रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन का संबंध नाटो देशों से हो, इसलिए रसिया ने अपनी सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिक उतार दिए और नाटो में जाने से रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि अभी नाटो का सदस्य नहीं बना है। नाटो का मतलब
नाटो का मतलब क्या है जानते हैं ना, जैसे से बताए हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैनिक संगठन है जिसमें 30 देश थे और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और यह नाटो जो देश है जो जब भी कहीं हमला होता है तो आपस में ये मिल करके लड़ते हैं। जैसे इराक 1991 में जो खाड़ी का युद्ध हुआ था, फिर आपको अफगानिस्तान में जब अमेरिकी सैनिक आए थे उस समय भी नाटो ने मिल करके हमला किया था। तो नाटो वर्सेस रसिया, और ये पूरी लड़ाई पेट्रोलियम को लेकर के है और एक विचार की लड़ाई है जो कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट है। तो इस बात को लेकर के रसिया ने जो यूक्रेन की राजधानी है कीव पर हमला कर दिया है और वहां पर आजकल जो है बड़ी भयंकर युद्ध जारी है और इस युद्ध में कई तो लोग मारे भी जा चुके हैं। अब रहा बात की इसका क्या प्रभाव है, सबसे बड़ा प्रभाव हम देखते हैं, क्योंकि जब से ये जंग छुड़ी हुई है तो दुनिया भर के शेयर मार्केट जो है डाउन होते जा रहे हैं। भारत के सेंसेक्स जो है, जो सेंसेक्स जारी होता है डेली, उसमें भी 10,000 की गिरावट आ चुकी है। और पेट्रोलियम जो आयात होता है भारत वहां से भी आयात करता है। तो ऐसे में जो कच्चा तेल का कीमत है तो लगभग $99 प्रति बैरल पहुंच चुका है, जो 2014 के बाद सबसे महंगी कीमत पर आ चुका है। ऐसे में हमारे यहाँ पेट्रोलियम के दाम महंगे हो सकते हैं और जब पेट्रोलियम महंगे होंगे तो आम जनजीवन पर उसका असर दिखाई दे सकता है। डीजल महंगे होंगे तो महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे हम सबको परेशानी हो सकती है। तो ये इसका प्रभाव है। और जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसमें कोई फायदा नहीं होता है, उसका नुकसान ही होता है। और कहीं यह झगड़ा जो है, यह युद्ध जो है विश्व युद्ध की ओर न चला जाए, एक खतरा ये भी है, क्योंकि यूक्रेन जो है वह नाटो देशों का समर्थन करता है और ऐसे में नाटो देश अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस अगर यूक्रेन का साथ देते हैं तो फिर एक बड़ी जंग की आगाज हो सकती है। और ऐसे में चीन जो है रसिया को सपोर्ट करता है और दो महाशक्तिशाली देश फिर आपस में मिल करके तृतीय विश्व युद्ध की ओर न चला जाए, ये एक बड़ा खतरा है। हम दुआ करते हैं हम लोग सभी लोग कि ऐसा न हो, विश्व में अमन और शांति बनी रहे और कोई भी जनजीवन को नुकसान न पहुंचे। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।